गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने चैप्टर 21 पढ़ लिया है। हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 27, 28, 26 और 29 ये ऑप्शंस हैं। तो एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं। 28। सेकेंड है, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट। Membership of the Rajya Sabha is limited to dash members, 250 members. Maximum number is 250 of Rajya Sabha members. Who is the highest authority of a state? The governor is the highest authority of a state. The governor. Fifth, the highest court in a state is the answer is High Court. Highest court in the state is High Court. ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से फर्स्ट है आपका 28, सेकेंड द प्रेसिडेंट, थर्ड 250, फोर्थ द गवर्नर और फिफ्थ हाई कोर्ट। We had true false. We had true false. The president works under the prime minister. पहला है ये स्टेटमेंट, the president works under the prime minister. false स्टेटमेंट है ये। The president works under the prime minister. No, ये स्टेटमेंट आपका false है। There are 720 members in Lok Sabha. This statement is also false. Third है, the mayor is the head of a municipal corporation. Right. True. The prime minister is appointed by the chief ministers. False. Any decision of the high court can be reviewed by the supreme court. True. ये लास्ट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट। देखिए इसको, फर्स्ट जो है फॉल्स, सेकेंड भी फॉल्स स्टेटमेंट है, थर्ड ट्रू, फोर्थ भी फॉल्स है और फिफ्थ ट्रू है। यानी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, थर्ड और फिफ्थ है वो ट्रू स्टेटमेंट है।
ठीक है। Third, name the following two houses of the parliament. पार्लियामेंट के टू हाउसेस के नाम लिखने हैं। Two houses of the parliament are लोक सभा राज्यसभा। Second, the head of our country, the president. Third, elected members of the state government, MLA, a member of legislative assembly. MLAs. Here, follow a member of legislative assembly. Legislative assembly. Member of legislative assembly. MLAs. नेक्स्ट है द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। फिफ्थ, द हेड ऑफ ए पंचायत, सरपंच। The head of a municipal corporation, mayor. तो इस प्रकार से देखिए एक बार फिर से फर्स्ट है लोकसभा, राज्यसभा, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हुए है ये। द हेड ऑफ द कंट्री, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। थर्ड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एमएलए या मेंबर ऑफ
members of legislative assembly. Fourth, highest court in India, Supreme Court. फिफ्थ है आपका द हेड ऑफ ए पंचायत, सरपंच. और लास्ट नंबर है, सिक्स्थ नंबर है, द हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज मेयर. इस तरह से सी, ए, बी और सी ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. ठीक है. ठीक है. उसके बाद अब क्वेश्चन आंसर्स है, तो इसको हम लोग आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 22. चैप्टर नंबर 22 है आवर गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज. आवर गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज. आवर गोल्स, राइट एंड ड्यूटीज, ये चैप्टर है हमारा 22. गोल्स यानी उद्देश्य या लक्ष्य कहते हैं. When India got freedom from the British rule on 15th August 1947, the immediate task before our leaders was to form a government. जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में 15 अगस्त को, जैसा कि हम जानते हैं, तो हमारे लीडर्स जो थे उनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था, वर्क था कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना है ना. Hence it was vital to have a constitution which could provide the guidelines to direct and rule. So a constitution assembly was set up. अब चूँकि सरकार बनानी है, देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट बनाना है, गठन करना है सरकार का, तो उस सरकार को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी. कॉन्स्टिट्यूशन यानी सेट ऑफ रूल्स है ना, बेसिक रूल्स एंड लॉज. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड लॉज रनिंग द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन
सबसे पहला वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान क्या है? इज द सेट ऑफ रूल्स, इज अ set of rules and laws, यानी कानून, है ना? सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज, इसमें एक वर्ड जोड़ दिए, बेसिक रूल्स एंड लॉज फॉर रनिंग अ गवर्नमेंट, रनिंग द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। क्या है संविधान? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड लॉज फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून, है ना, की का संग्रह है ये, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यह संग्रह है रूल्स और लॉज का, बेसिक रूल्स और लॉज का एक संग्रह है जिससे गवर्नमेंट रन करता है ना। सो ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, और गठन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। इसके अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट का मतलब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है। तो यहाँ पे जो गठन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसके अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का। इट टुक अबाउट 3 years फॉर द असेंबली टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लगभग 3 वर्ष का समय लगा, और आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से यह लागू किया गया। संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसीलिए हम लोग जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, है ना। 1950 से शुरुआत हुई, 26 जनवरी 1950 से, और हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ। और भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया। ये क्लियर हो गया कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया, संविधान क्यों लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल्स और लॉज है जिससे गवर्नमेंट रन करता है ना। उसी रूल्स को फॉलो करता है गवर्नमेंट, उसी रूल्स पर सरकार चलती है, ठीक है, और उसी रूल्स को हम सभी को फॉलो करना होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं। ये चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है ना। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है।
आवर गोल्स, गोल्स यानी लक्ष्य, The Indian Constitution had laid down 3 national goals of the Indian Republic, है ना। सबसे पहला फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी, इट मीन्स रूल्स ऑफ द पीपल। हमारे देश में जो सरकार चलती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, यानी रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन, जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, जनता का शासन। कैसे जनता शासन करती है? तो हम लोग इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, है ना। अपने प्रतिनिधि को हमारे द्वारा यानी भारत के नागरिक के द्वारा चुना जाता है और वही शासन व्यवस्था, शासन चलाते हैं। तो डेमोक्रेसी इट मीन्स रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यूएसए के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये डिफिनीशन दिया था अब्राहम लिंकन, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने डिफाइन किया था इस प्रकार से डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र, प्रजातंत्र, प्रजा की, है ना, लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा होती है। इलेक्शन यानी चुनाव के माध्यम से हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वही प्रतिनिधि जो है देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। 18 ईयर्स और उससे एवं 18 वर्ष और उससे अधिक के जो नागरिक हैं उनको वोट करने का अधिकार दिया गया है। हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है 18 वर्ष और उससे अधिक के उम्र के नागरिक को यह अधिकार, है ना। कम से कम एज कितना रखा गया? मिनिमम 18 ईयर्स एंड एबव। 18 ईयर्स और उससे ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार है। और यह अधिकार तब है जब उनका सूची में नाम होना जरूरी है। अगर सूची में उनका नाम आ गया तो वो वोट देने का अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है। मतदाता सूची जिसको कहते हैं, वोटर्स लिस्ट में उनका नाम होना अनिवार्य है, तभी वह मतदान कर पाते हैं। मतदान करने का अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहला गोल डेमोक्रेसी। दूसरा है सोशलिज्म, इट मीन्स इक्वल राइट फॉर ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री। सभी लोगों को बराबर अधिकार देना, है ना। भारत के सभी नागरिक को बराबर का अधिकार दिया गया है। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। गरीब और अमीर के बीच किसी प्रकार का डिफरेंस, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के नज़र में जो है सब लोग बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, है ना। जो वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है वह सबको एक ही मत का अधिकार दिया गया, एक ही वोट का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं वो 4 वोट गिराएंगे, 10 वोट गिराएंगे और जो गरीब हो वो 1 वोट। नहीं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंच नीच जो भी है, जो भी किसी भी प्रकार की असमानता की बात यहाँ पे नहीं आती है। ये सेकंड जो गोल है हमारे देश का, सोशलिज्म। थर्ड है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हमारे देश में किसी भी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है ना। एवरीवन इज फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। अपने धर्म को मानने का अधिकार है। किसी प्रकार का भेदभाव इस आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं किया जा सकता है ना। तो ये 3 गोल्स हैं, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। ठीक है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। जैसे फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रीजन, etc. सभी जो है
लोग बराबर है कानून की नज़र में, है ना। बिफोर द लॉ ऑल इंडियंस आर इक्वल। किसी भी आधार पर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कास्ट के जात के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, लिंग के आधार पे या फिर क्षेत्र के आधार पे भेदभाव नहीं किया। तो ऑल आर इंडियंस, सभी भारतीय हैं। राइट टू फ्रीडम सेकंड राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिया गया है। एवरी इंडियन इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड आइडियाज। अपने विचारों को रखने का अधिकार हमें संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। हम अपने विचारों को निर्भय होकर बिना किसी डर के रख सकते हैं, है ना। राइट टू चूज वंस रिलीजन। एवरी इंडियन इज फ्री टू प्रैक्टिस एनी। किसी भी भारतीय को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार प्राप्त है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो राइट टू चूज वंस रिलीजन, एवरी इंडियन इज फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें हमें कोई बंदिश नहीं लगा सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें दिया गया है, यानी कि किसी भी नो इंडियन सिटीजन्स कैन बी फोर्स्ड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट द विश। उसकी इच्छा के विरुद्ध, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। यह अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्राप्त है। इसी को कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता है, कोई हमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, बलपूर्वक काम नहीं करवा सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, पीपल हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर ओन लैंग्वेज। हमें अपनी भाषा का अधिकार प्राप्त है ना। भाषा की कोई सीमा नहीं है, हम कोई भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी संस्कृति जो हमारा कल्चर है हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको मानते हैं, है ना। इस पर यह अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इफ ए सिटीजन फील्स दैट, अगर किसी भारतीय नागरिक को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह कानून का दरवाज़ा, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, है ना। अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है, न्याय के लिए लड़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो आपको है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ऑन 1 अप्रैल 2010 इंडिया पास्ड ए हिस्ट्रिक लॉ फॉर मेकिंग एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रेन इन द 6 to 14 एज ग्रुप। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का, है ना, एक नया लॉ जो पास हुआ 1 अप्रैल 2010 को, जिसमें लॉ में के हिसाब से, लॉ के अनुसार, है ना, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, शिक्षा का अधिकार दिया गया। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री मुफ्त शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जिसको कहते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शैल डायरेक्टली बेनिफिट चिल्ड्रेन हु डू नॉट गो टू स्कूल एट प्रेजेंट। ऐसे लोगों के लिए यह जो कानून पास हुआ, ऐसे लोगों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का यह जो कानून बना, उससे इनको ऐसे बच्चों को जो स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए फ़ायदा हुआ, ऐसे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एजुकेशन हैज़ बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन, और पहली बार शिक्षा का को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, संवैधानिक अधिकार में शामिल किया गया। और इन सभी अधिकारों के अलावा हम लोगों को वोट देने का अधिकार है, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही की है ना। 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोग 18 को वोट देने का अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। हम आगे नेक्स्ट क्लास में और भी चर्चा करेंगे राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और उसके साथ ही साथ हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी दिया है ना। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं, कर्तव्य यानी काम, है ना। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।